अमृतधारा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खून पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है और उसका सही प्रवाह, उसमें सही पोषक तत्वों का होना और उसके अंदर जो संयोजक तत्व हैं उन सब का सही अनुपात में रहना बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। और जब शरीर में खून की कमी होती है, या उसको सही अर्थों में आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि खून की कमी का अर्थ क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय है एनीमिया, यानी रक्त अल्पता या खून की कमी। इस विषय पर विस्तार से बातें करेंगे क्योंकि इस संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां, मिथक हैं जो हमें सही ढंग से हमारे खानों के चयन में और किसी भी रोग के उपचार में बाधा डालते हैं। और इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर योगेश जैन। आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया, आज मुझे भी बात करने में मज़ा मिलेगा। सच बात है। और अब हम चौंकते नहीं हैं डॉक्टर साहब, एनीमिया सुनते ही हाँ एनीमिया है, खून थोड़ा कम हो सकता है, उसमें क्या बड़ी चिंता की बात है, ऐसा एक भाव अब हमारे मन में आया है। हमने इसको बड़ा सामान्यीकरण कर लिया है कि एनीमिया तो हमारे देश में बड़ा सामान्य सा है। और देखा जाए तो बड़े गंभीर रूप से हमारे यहाँ जो महिलाएं गर्भवती हैं उनमें 2/3 महिलाएं भारत की एनीमिया की शिकार हैं। और बच्चों की संख्या देखें तो वो भी लगभग 60% बच्चे पूरे भारत के एनीमिक हैं। तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन उस संदर्भ में जो गंभीरता है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कारण जो भी हो, या तो हम बीमारी को समझते नहीं हैं, इस तकलीफ के बारे में, इसकी गंभीरता को जानते नहीं हैं। और आकाशवाणी बिलासपुर में अमृतधारा कार्यक्रम के माध्यम से इस संदर्भ में एक जागरूकता हमारे सुनने वालों के बीच आए, यही आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एनीमिया को हमारे इस खून के संदर्भ में हम कैसे समझें। ये जो सवाल एनीमिया के बारे में है, एनीमिया जिसको हम चालू भाषा में बोलते हैं खून की कमी, इसके लिए हमको खून समझना है। खून एक घोल है जिसमें पानी तो है ही सभी घोलों की तरह, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं। उसके अतिरिक्त उसमें कई सारे रक्त कण हैं, इसमें से लाल रक्त कण हैं जिसकी कमी को ही हम एनीमिया बोलते हैं। उसके अलावा श्वेत रक्त कण हैं, सफ़ेद रक्त कण, जो हमारी सुरक्षा करते हैं बीमारियों के जो एजेंट्स होते हैं उसके विरोध में। और तीसरे प्लेटलेट्स, जिससे हमारा ब्लीडिंग रुकती है, जो कई बार बीमारियों में कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो लाल रक्त कण की कमी को हम अगर खून की कमी बोलें, एनीमिया बोलें, तो एक रूप से हम ये एनीमिया का सही परिभाषा होगी खून में कमी, लाल रक्त कण की कमी। बिल्कुल। और इसके लिए जो कमी होती है लाल रक्त कण की, इसके 2 कारण बड़े हो सकते हैं। एक तो है कि पोषक तत्वों की उसकी बनाने में कमी हो गई हो, जिसमें कई सारे कारण हैं जिस पे हम बात करते हैं। और दूसरा है कि वो लाल रक्त कण इस रूप में विकृत बने कि वो जल्दी टूट जाते हैं, जिसका कारण जैसे सिकल सेल बीमारी है। और जो पोषक तत्वों की जो कमी है वो बाकी कुपोषण के खाने पीने की कमी के तरह विशेष इन पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया हमें सबसे ज़्यादा देखने में आता है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज की इस बातचीत में हम इसी ही पक्ष पर फोकस करेंगे कि पोषक तत्वों की कैसे कमी होती है खून में और कैसे हम एनीमिया के शिकार होते हैं। जो लाल रक्त कण का जो मुख्य अंश है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो पोषक तत्व लगते हैं उनमें से एक बड़ा है आयरन, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। और उसके अलावा और जैसे चीज़ें हैं, फोलिक एसिड, वो एक जो किस्म का विटामिन है, और एक दूसरा विटामिन B12, B12 जी, ये हैं। इसके अलावा छोटे हिस्सों में कॉपर और बाकी कुछ और धातुएं भी हमारे खून बनाने में, हमारे लाल रक्त कण बनाने में मदद करती हैं। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की कमी के अलावा अगर कोई इन्फेक्शन भी है शरीर में, छोटा इन्फेक्शन भी, चाहे वो पेट में कृमि हो या कोई और इन्फेक्शन, सर्दी खांसी वाला, या पेशाब का इन्फेक्शन या निमोनिया, उनकी वजह से भी खून में लाल रक्त कण की कमी हो जाती है। बिल्कुल। जो इतना बड़ा प्रतिशत है, 60 से 70% लोग, हमारे बच्चे और महिलाएं, अगर उनमें खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसमें से 60% जो हैं ओवरऑल, उन लोगों में कुपोषण की वजह से, मतलब पोषक तत्वों की से होता है। और 40% और कारण, जो कि छोटे मोटे इन्फेक्शन या उनकी वजह से। ओवरऑल 60% हमारी एनीमिया उन कारण हैं, उसमें से भी 2/3, तो ओवरऑल सब सारे खून की कमी का माना जाए तो सिर्फ 40% ही आयरन की कमी से होते हैं।
जी। आयरन हमारे भूमंडल में है, नंबर 2 का धातु है पूरे भूमंडल में, लेकिन सही बात हमारे है। शरीर में कम है, क्योंकि इसका जो घुसने का रास्ता है हमारे शरीर के अंदर, वो या तो जब हम माँ के पेट में होते हैं उस समय आता है, उसके बाद हमारे कुछ खानों से आता है। और इसमें खानों के बारे में ये बात साफ है कि जो एनिमल फूड्स हैं, जो मांसाहारी खाने से आती हैं, उनमें ही आयरन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। आमतौर पे सभी वनस्पतियों में लौह तत्व बहुत कम होता है। साधारण रूप से हम सभी के मन में डॉक्टर साहब यही बात है कि यदि मुझे एनीमिया है तो लोहे की कमी से ही है। तो मैं पहले तो इनके लक्षणों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगी और जांच के बारे में, ताकि हम सही ढंग से इस बात पे तो पहुँचें कि हमें जो एनीमिया है वो किसकी कमी से हो रहा है। तो यदि मान लीजिए मुझे एनीमिया है किसी भी वजह से, तो उसका पहला लक्षण मेरे शरीर में किस रूप में आएगा? अगर थोड़ा सा भी एनीमिया होता है तो हमारा जो अलग अलग अंग हैं, ख़ास तौर पे जिसमें हमको ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है, उन अंगों पे असर पड़ता है, जैसे दिमाग। तो जी। उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, जल्दी थकान की अनुभूति होना, कोई काम में इच्छा ना होना और वो काम में एकाग्रता ना हो पाना, ये सबसे बड़े पहले लक्षण देखने में आते हैं। इसके अतिरिक्त जल्दी थक जाना, अगर खून की कमी 7 ग्राम या उससे कम हो जाती है तब सांस फूलना, कुछ काम करने पर कोई मेहनत वाला काम ना कर पाना, साइकिल न चला पाना, कोई गर्भवती महिला को होता है तो उसके बच्चे का पनपना कम हो जाना, तो बच्चों का लो बर्थ वेट हो जाना और प्री टर्म लेबर हो जाना, ये देखने में आता है। उस गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी के टाइम उनका क्योंकि खून पतला है, लाल रक्त का, तो उनका खून बहने की परेशानी बढ़ जाती है। खून पतला है, खून कम नहीं है, तो इसमें खून बहने की परेशानी। अगर साधारण महिला का मानिए 1 पाव खून बहता है डिलीवरी के टाइम, जिनको खून की कमी होती है वो 350 या 400 ग्राम या आधा किलो तक भी खून बहने की परेशानी ज़्यादा देखने में आती है। जी जी जी। और यही कारण होता है कि डिलीवरी के समय जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रसूता के लिए या बच्चे के लिए जो उस समय पैदा होती हैं, स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। और एक बात और, जैसे आपने कहा चिड़चिड़ापन या चक्कर आना या साधारण तौर पर एक थकान हमेशा बने रहना, हमारे परिवारों में महिलाओं के लिए उन सब बातों को बड़ा सामान्य सा समझा जाता है कि ये तो चिड़चिड़ाती रहती हैं या जब देखो लेटी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं इस ओर तो नहीं इंगित कर रही हैं कि वो उनके अंदर खून की कमी है या वो एनीमिया की शिकार हैं। तो उस मामले में संवेदनशीलता होना ज़रूरी है। जी, संवेदनशीलता उसमें भी, और मैं जैसे कहूँगा स्कूली बच्चों में भी उनकी एकाग्रता में कमी है। और इसके कारण ये ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम ऐसी परेशानियाँ देखते हों तो एक सही जांच का तरीका होना चाहिए उपलब्ध सबको, बिल्कुल, उनके घर के पास में या उनके काम की जगह के पास में। और उस संदर्भ में बहुत बड़ी व्यथा यही है कि जो गांव या दूर दराज के अंचल हैं और वहाँ पर जो PSCs होंगे, वहाँ पर जांच में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि हीमोग्लोबिन काउंट कितना है। अभी हमारे देश में पिछले 70 साल से हम लोगों ने जो एनीमिया का जो हम टेस्टिंग भी करते हैं उसकी क्वालिटी में बहुत कमी रही है। और पिछले कुछ 10-15 साल से भी जो प्रयास करे जा रहे हैं हीमोग्लोबिन जैसी परेशानी को माप करने के लिए भी, उसमें भी अभी हम सही जगह पे पहुंच नहीं पाए हैं। तो अभी भी हमारे सरकारी और प्राइवेट सुविधाओं में खून की कमी में हीमोग्लोबिन की जांच करने के लिए भी सही जगह पे पहुंच नहीं पाए हैं। और ये तो बात बिल्कुल साफ है कि यदि उसके लिए अगर हमको एक्यूरेटली करना है तो अभी प्राय लोग बड़े अस्पतालों की लेबोरेटरीज पर ज़्यादा निर्भर हैं, जिसमें पैसे भी लगते हैं और वो उसके लिए आपको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। जी जी। तो एक इतनी ज़्यादा अनुपात में जो परेशानी है तो कहाँ कितने लोग आपको बड़े अस्पताल जा पाएंगे। तो हमें इसमें टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और ये तो बात बिल्कुल साफ है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन पता करने से कारण तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कारण पता करने के लिए और अलग जांचें होनी चाहिए, जिसकी सुविधा तो बहुत ही कम उपलब्ध है और जितनी उपलब्ध भी है उसका भी उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये लोगों के मन में बैठी हुई है, हमारे स्वास्थ्य तंत्र के मन में भी, कि अगर एनीमिया है तो उसका सबसे बड़ा कारण या सिर्फ एक ही कारण आयरन की कमी है। जी जी जी। तो कुछ प्रतिशत ही है जो आयरन की कमी से है, बाकी बहुत सारा प्रतिशत ऐसे कई कारण है जिन्हें हमें ढूंढना जरूरी है, जो विस्तृत जांच से ही संभव है। इतना तो हमारे श्रोताओं को भी समझ में आ गया होगा कि एनीमिया क्या है, इसके प्रकार क्या है और किन किन कारणों से ये हो रहा है, इसके लक्षण क्या है। अभी आपने जैसा टेस्ट का बताया, मान लीजिए पता चलता है कि आयरन की कमी से ये एनीमिया है,
तो ये एक सामान्य सी बात है और इस संदर्भ में बहुत सारी दवाओं का वितरण भी हो रहा है, आयरन की गोली भी दी जा रही है, लेकिन उसके खाने के प्रति एक जो ईमानदारी है वो बड़ी कम है। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं आयरन की गोली खाने से पेट की तकलीफ बढ़ जाती है, गैस होने लगती है, छाती में जलन होने लगती है। तो क्या आयरन की गोली ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट देती है जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं? आयरन एक धातु है, तो कोई भी धातु खाने में कुछ दुष्प्रभाव होने की संभावना है। हमारे पूरी लंबी आंत और पेट के अलग अलग हिस्से हैं, हमारे शरीर उसको खाने से निकाल पाए या गोली से निकाल पाए, वो क्षमता उसकी आंत के हमारे उस ऊपर वाले हिस्से में ही होती है। और जो आयरन की गोली के जो दुष्प्रभाव भी जो देखने में हम सुनते हैं वो इस कारण होते हैं कि कितना आयरन की गोली में मात्रा थी। आमतौर पे आयरन की गोली में 200 मिलीग्राम की जो फेरस सल्फेट सॉल्ट की जो गोली होती है उसमें 60 मिलीग्राम एलिमेंटल मतलब आयरन का रहता है। जी जी। तो यदि वो 60 मिलीग्राम की जगह आप 100 लेंगे, प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों ज़्यादा होंगे। तो उस संदर्भ में ये अच्छा रहता है कि अगर आपको दुष्प्रभाव की चिंता है तो आप कम मात्रा में दवा खाएं, लेकिन उसको ऐसे रूप में खाया जाए जिससे वो शरीर सोख पाए। और आयरन की बात ये बड़ी परेशानी है कि वो अगर आप खाना साथ में आयरन की गोली के साथ लोगे तो खाना उसको दबा देता है, उसका सोखने से रोक कर उसको नीचे धकेल देता है। जैसे आपने बताया ये एक भ्रांति है यहाँ पे कि खाना खाने के बाद आयरन की गोली खाना है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है आपके लिए कि आप आयरन खा भी रहे हैं और वो आपके शरीर को लग भी नहीं रहा है। आयरन की गोली को खाने के बाद खाने के लिए आप सोचते हैं तो इससे अच्छा है कि उसको नाली में फेंक दें। आयरन की गोली खाना अगर है तो उसको खाली पेट ही खाना है जी। अगर आप खाना खाने से जब 1 या 2 घंटे पहले गोली खाकर आप खाना खाएं तो उसमें यदि कोई खट्टा फल हो तो जो हमारी वनस्पतियों में जो बहुत ही कम मात्रा में भी आयरन है वो हम शरीर फिर सोख पाता है। अगर आप उसके साथ चाय पी लें तो जो आयरन सोखने की शक्ति वो और भी ज़ीरो हो जाती है। तो एक तो कम से कम बात करनी है कि किसी को भी चाय या कॉफ़ी खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को लेने का मन है तो 1 घंटा पहले लीजिए या 1 घंटा बाद लीजिए। बिल्कुल। और साथ में अगर आप एक फल, हम आदत बना लेते हैं सब लोग कि अपने खाने के संग कोई खट्टा फल लें, जिसमें सबसे सस्ता मुझे लगता है अभी हमारे लिए टमाटर होगा। यदि हम और कोई रूप में बात करें तो नींबू का रस है, संतरा है, आंवला सबसे बढ़िया विटामिन सी का सोर्स है, बिही है, सीताफल है, आम है। ये इन फलों में विटामिन सी जो खट्टा फल के रूप में, बेर है, हमारे अपने फलों में इतनी सारी है कि हमको और कुछ फलों की आवश्यकता ही नहीं है बाजार से खरीदने की। तो उनसे हमारा जो शरीर में जो वनस्पतियों से हमको आयरन मिलता है उसको हम शरीर सोख पाएगा। मतलब ये सोचे ना कि हम पालक खा लें या चौलाई खा लें या हरी पत्तेदार सब्जी भर के खा रहे हैं तो हमारे आयरन की पूर्ति हो जाएगी। जैसा कि आपने बताया, श्रोता इस बात को ध्यान दें कि हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ में खट्टा फल साथ में खा रहे हैं तो उस आयरन का कुछ हिस्सा आपका शरीर सोख पाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में सभी वनस्पतियों की तरह कोई आयरन ज़्यादा मात्रा में नहीं है। जी जी। हम ये सोचें कि हम हरी पत्तेदार सब्जियों से हम आयरन की कमी को इलाज कर पाएं, वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। ये बात सही है कि हम सभी वनस्पतियों के संग जो भी हम खाने खाते हैं, चाहे अनाज हैं, चाहे दालें हैं और भाजियां हैं, उसके साथ एक फल खाएं तो हमें उससे काफ़ी कुछ आयरन तो मिल जाएगा, बिल्कुल जितना हमारी ज़रूरत है। और जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे महिलाओं की या बच्चों की, तो उसमें हमारे लिए ये खट्टा फल और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। एक जो वनस्पति जिसमें थोड़ा सा आयरन ज़्यादा मात्रा में है वो है फलियाँ हमारी, चाहे वो फ्रांस बीन हो, चाहे वो बरबट्टी है, हमारी गवार फली है, इनमें थोड़ा सा आयरन ज़्यादा बाकी से है, लेकिन ओवरऑल सभी वनस्पतियों में आयरन बहुत कम होता है। यदि हमको सच में आयरन खाने की से लेने की ज़रूरत है तो वो मांसाहारी खाने में ही हो सकता है। दूध में भी आयरन ज़्यादा नहीं होता बल्कि न के बराबर होता है। लेकिन एक स्वस्थ पोषक थाली के रूप में इन सब चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना ज़रूरी है, चाहे वो फाइबर के लिए हो या उसमें बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होंगे जो आपस में मिले जुले रहेंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो खून की कमी की हो रही है, उसको पूरी करने की बात हो रही है। इसी संदर्भ में हम इन सब्जियों की या फलों की या फिर अन्य खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं। इस बात में हमारे श्रोता जरूर ध्यान देंगे। हरी पत्तेदार सब्जियों में फोलिक एसिड बहुत होता है। B12 के लिए तो हमको फिर दोबारा
मांसाहारी खाने पे ही जाना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के एनीमिया हैं जो पोषक तत्वों की कमी से हो रहे हैं और हमें इन सब का एक संतुलन लाना पड़ेगा। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन आपके खाने में होना चाहिए। तो ये तो समझ में आ रहा है। और एक और भ्रांति इस संदर्भ में ये है कि जैसे ही कमी होती है तो लोगों को लगता है गोली खाने से अच्छा है कि हम इंजेक्शन लगवा लें। गोली और इंजेक्शन में कौन ज़्यादा प्रभावी है और किसे प्रिफर करना चाहिए? प्राय गोली में 60 मिलीग्राम आयरन है, तो उसके लिए बारे में एक तो बात साफ है कि उसको खाली पेट ही लेना चाहिए। और जिसमें मुझे थोड़ी चिंता ये है कि हमारी जो कई सारी राष्ट्रीय योजनाओं में दिशा निर्देश उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिए, उसमें अभी तक ये कुछ गलतियां चलती आ रही हैं कि आयरन को खाने के बाद देना चाहिए। लेकिन ये सबको समझना है कि आयरन की गोली को यदि हमको उपयोग में लाना है तो खाली पेट ही लें जी। चाहे उसमें मात्रा कम हो। कई बार उसमें अगर किसी को दुष्प्रभाव, जैसे कई बार उनको पेट में थोड़ा भारीपन लगना या कब्जी की परेशानी हो जाना या एक आध बार कभी ऐसे उल्टी आ जाना, उस परेशानी को दूर करने के लिए अगर आप एक गोली को एक दिन की आड़ में लेने से शुरू करें या गोली का जो छोटा रूप है सिरप के रूप में 30 मिलीग्राम लें और उसके बाद 60 मिलीग्राम वाली गोली पे आएँ, तो उससे आपको इन दुष्प्रभावों से बचने की संभावना होती है जी। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवा लेने के बाद, या आपके पास समय नहीं है, जैसे कि कई बार जो महिला 8वें महीने में है या 7वें महीने में है और उनको खून की बहुत कमी है, मानिए उसका 9 ग्राम से भी कम खून है, तो उस स्थिति में हमको इंजेक्शन से आयरन देने की बनती है। लेकिन इंजेक्शन से जो दिया जाता है उसको अस्पताल में ही दिया जा सकता है, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उसको घर पे नहीं दे सकते हैं। ट्रेंड व्यक्ति उस समय दवा देने के समय हो, क्योंकि कुछ बार हमें उसमें कई बार एलर्जी के रिस्पॉन्स आ जाता है जिसकी वजह से अचानक चिकित्सकीय दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। यदि संभव है तो हमको गोली से ही कोशिश करना चाहिए। एक और बात भी है, जिसको खून की कमी आयरन की वजह से नहीं है जी, उसको यदि आप आयरन की गोली देंगे तो उसको दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है। अगर हम पता कर जिसको आयरन की कमी है उसको यदि हम गोली दें और बाकी जिनको आयरन की कमी नहीं है उनको हम आयरन की गोली न दें तो दुष्प्रभाव की संख्या कम होगी। बिल्कुल सही बात है। तो जांच पर ही निर्भर करेगी ये सारी बातें कि किसको क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। डॉक्टर साहब, एक बार मैं वो भी माप भी जानना चाहूँगी कि हमारा हीमोग्लोबिन किस कंडीशन में कितना होना चाहिए। अभी के समय विश्व स्वास्थ्य संगठन जो सभी 194 देशों के लिए मानक बनाए हैं, उससे ये बिल्कुल साफ है कि पूरे सभी इंसानों का पूरे दुनिया में एक ही माप है और उसमें जो मिनिमम हीमोग्लोबिन पुरुषों का, वयस्क पुरुषों का 13 ग्राम से ऊपर होना चाहिए, 13 से 18 तक कहते हैं। महिलाएं जो गर्भवती नहीं हैं उनका कम से कम 12 होना चाहिए, 12 से 17 तक। और यदि कोई महिला गर्भवती होती है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक उसमें हीमोग्लोबिन 11 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो इसको एनीमिया बोला जाता है। और बच्चों में बात की जाए जी, अगर 6 महीने से 5 साल के बच्चों में 11 से कम को एनीमिया बोलते हैं, 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों में 10.5 से कम को हम एनीमिया बोलते हैं। अगर ये बात को हम ध्यान में रखें, और ये सारी पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है, और यदि इसके ये भी बात साफ है कि यदि किसी का भी हीमोग्लोबिन 10 है तो वो कम है। जी जी, इसको कहीं मान लेना कि क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा एनीमिया है कि 10 वाले भी अभी उपचार के पात्र नहीं है, ये गलतफहमी होगी। लेकिन लंबे समय तक यदि आप एनीमिक हैं तो वो कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये सामान्यीकरण की बात जो आपने शुरू में कही थी, ये ऐसी सोच बनती हुई दिख रही है कि हम कम हीमोग्लोबिन से भी काम चला सकते हैं। यदि जिसको भी एनीमिया होता है उससे आप यदि बात करके पूछेंगे तो वो महसूस करेंगे कि वो अपना जो उनकी कार्य क्षमता है वो नहीं हो पाती। और ये आप सोच के देखिए, हमारा हिंदुस्तान तो अधिकांश लोग मेहनतकश लोगों के बूते पे चलता है। जी जी, मेहनतकश व्यक्ति के लिए तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम होना भी आजीविका पर उसका असर डालता है। तो एनीमिया को छोटा सोचना, सामान्य स्थिति सोचना, ये घातक हो सकता है। और उसके अतिरिक्त कई सारी बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाएगी अगर आपको एनीमिया है। और कई बीमारियां डबल हो जाती हैं। किसी को आयरन की कमी के कारण एनीमिया है और साथ में उसको सिकल सेल भी हो जाता है, तो जो कि आनुवंशिक बीमारी है,
तो उनको दोहरा नुकसान भी होने की संभावना है। टीबी जैसी बीमारियों में आपका उपचार से निकल पाने में भी आपका असर पड़ेगा यदि आपकी एनीमिया है तो। सही बात है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को लेके एक एक कोशिका तक पहुंचाता है, और यदि यही सही ढंग से नहीं है तो हमारे सभी अंग प्रभावित हो जाएंगे शरीर के। ऐसा कोई भी अंग नहीं जो इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो खून हमारे सभी अंगों को स्वस्थ रखता है, पोषक तत्वों को वहां तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, और यदि यहीं पर ही कुछ गलती हो रही है, कुछ कमजोरी आ गई, तब तो पूरा शरीर ही प्रभावित है। डॉक्टर साहब, गोलियां खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि बहुत महंगी गोलियां भी हैं बाजार में, सस्ती गोलियां भी हैं, जेनरिक भी हैं। तो आयरन की गोली खरीदते समय हमारे श्रोता किन बातों का ध्यान रखें? हमारे देश में दवाइयों का बाजारीकरण भी हो गया है, तो इसके कारण कई सारे मिथक और कई सारी भ्रांतियां साथ साथ चलती जा रही हैं। आयरन सबसे ज़्यादा सोखा जाता है शरीर से अगर वो सिंगल एक धातु के रूप में हो आयरन। अगर उसके साथ और चीज़ें जिसमें आप डाल दीजिए, कोई विटामिन डाल दीजिए फोलिक एसिड को छोड़ के, या कोई और धातु जैसे कैल्शियम या जिंक, जो आजकल बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स में आ रहा है, तो अगर आप सिर्फ प्लेन आयरन सॉल्ट लें जैसे फेरस सल्फेट या फेरस फ्यूमरेट, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले और अभी इस समय सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं, ये तो आपको अभी 50 पैसे से 1 रुपये से भी कम में आपको मिल जाएंगी गोलियाँ, जितनी खुराक हमको रोज़ की एक गोली की ज़रूरत है, या सिरप भी बनते हैं इनके। लेकिन सिरप में या गोलियों में आप और चीज़ें डाल दें तो आजकल देखने में आ रहा है कई सारे ऐसी गोलियाँ हैं जो 25, 50 क्या 80 रुपये तक भी एक सिंगल गोली है, जो कि कम असरदार है, ज़्यादा महंगी है, और बाकी जो चीज़ें डाली गई हैं उनका भी सोखने की शक्ति शरीर की कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ हम कैल्शियम की भी बात करें, आयरन और कैल्शियम दोनों की ज़रूरतें गर्भवती महिलाओं को पड़ती हैं और बड़ी उम्र में भी पड़ती है। आयरन कब सोखा जाता है? जैसे हमने बात की खाली पेट जी। और कैल्शियम कब सोखा जाता है? जब हम खाने के बाद खाते हैं। तो यदि इन दोनों को दे दें, गोली के अंदर भी ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और शरीर तो उनको दोनों सोखने में कमी करता ही है। तो मतलब कभी भी दूध और आयरन की गोली का कॉम्बिनेशन ना बनाएं, इससे दोनों का ही नुकसान होगा। ना कैल्शियम मिलेगा ना आयरन मिलेगा। खाना खाने के बाद आयरन ना खाएं, बल्कि खाना खाने के बाद आप कैल्शियम खाएं। जी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आज आपने बताए हैं। मुझे लगता है हमारे श्रोता इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी बातें हमने की और एक बहुत सही पिक्चर, एक तस्वीर हमारे सामने बन के आई एनीमिया की, कि इसे कैसे समझा जाए, कैसे इस पर काम किया जाए और इससे कैसे बचा जाए। तो बचाव पक्ष के बारे में कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि एनीमिया ना हो, इसके लिए हमारा खाना पीना हम कैसे बैलेंस्ड लेके चलें? मुझे लगता है कि खाने में आमतौर पे गरीब घरों में प्रायः अनाज और एक कोई भाजी पर ही निर्भर रहा है। जो अच्छी चीज़ें हैं जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं वो प्रायः महंगे भी रहे हैं। जैसे कि यदि जो कैल्शियम या जो आयरन युक्त खाने हैं तो उसमें जैसे मांसाहारी खाना आमतौर पे महंगा रहता है। यदि जो उनको मांसाहारी खाने से आपत्ति नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोग वही हैं, उनको अपने खाने में कोई मांसाहारी चीज़ भी हो समय के समय, ऐसा हमेशा ना भी हो, लेकिन सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फल रोज़ ज़रूर हो जी। जो मौसमी फल हो, और हमें ज़रूरी नहीं है कि ये बाज़ार से खरीद वाले फल ही हों। अभी के मौसम में यदि हम जामुन लेते हैं तो आपको 20-30 रुपए किलो में भी या 40 रुपए किलो में भी आपको मिल सकते हैं। तो वो क्यों ना खाए जाएं, जिसमें विटामिन सी भी है, जिससे आपके बाकी जो खाने में जो आयरन है वो सोख पाएंगे शरीर। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि अगर हम कोई दूध कॉफ़ी वगैरह है वो हम खाने के संग ना लें। अगर लेने की मन करता भी है तो उसको पहले और बाद में ऐसा लें। और जो अन्य कारण जिनसे हमको खून की कमी होने का डर है उनकी परख करा ली जाए। जैसे अगर कृमि की परेशानी है तो अभी तो सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक सभी लोगों को, सभी बच्चों को हर 6 माह में कृमि की नाश करने वाली जो दवा है एंटी वर्म मेडिसिन देने का प्लान है, और सभी गर्भवती महिलाओं को भी वर्म्स की दवा देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी महिला को अगर माहवारी ज़्यादा जाती है तो उसके लिए उनको आयरन युक्त खाने और साथ में यदि ज़रूरत पड़ती है तो हीमोग्लोबिन की जाँच करके आयरन की अगर कमी होती है तो आयरन की हिसाब से या जो भी एनीमिया का कारण निकलता है उसके मुताबिक दवा देनी चाहिए। ये भी प्रयास हमको करना चाहिए और अपने कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो सरकारी तंत्र हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें आयरन हीमोग्लोबिन की जांच करने वाले और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण को पता करने वाले हों, जिसके लिए हमको अपनी मांग भी पेश करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य केंद्र पे, और उसके लिए जो दवाइयाँ ज़रूरी मिलती हैं वहीं से लेनी चाहिए, जो कि निःशुल्क मिलनी चाहिए और मिलेंगी।
चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कुछ शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? खून की कमी, एनीमिया हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी है और इसके कई सारे विस्तृत कारण हैं, जिसमें आयरन की कमी तकरीबन 40 से 50% लोगों में ही एनीमिया के कारण होती है। उसके अतिरिक्त भी कारण को पता करने की हमें ज़रूरत है और यदि खून की कमी है उसके मुताबिक उसको इलाज मिले, जिसमें कम से कम अगर आयरन की कमी है तो हमको दवा है वो खाली पेट खानी चाहिए, न कि खाने के बाद। बहुत सुंदर जानकारी इस संदर्भ में, और मुझे लगता है श्रोताओं बहुत सारी बातें हम सबको जाननी है, जागरूक हमें होना है एनीमिया के संदर्भ में। इतनी सारी जानकारी में इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि एनीमिया क्यों हो रहा है, किस तरह का एनीमिया है, उसकी पकड़ करना ज़रूरी है, जांच करना ज़रूरी है, और उसके अनुसार उसके जो उपाय हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आसान है यदि हम जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही यदि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं तो हम अपने आसपास की सुविधाओं के लिए और वहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उस संदर्भ में भी अपनी मांग रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात हमारी खुद की जागरूकता की और अपने अधिकारों के संदर्भ में जानने की है। तभी हम अपने देश को जो बीमारियों का गढ़ बन रहा है उसको बचा सकते हैं और विकास के रास्ते में आगे ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।